देखिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। आज है अपना अंतिम उम्मीद सीरीज का लेक्चर नंबर 6। और दोस्तों अभी तक हम लोग 5 लेक्चर में सीख गए थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो तो उस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम हमेशा 2 चीज ही पूछा जा सकता है। पहला होता है कि वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है किस पॉइंट से पास करता है, और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो हम ये सब पिछले लेक्चर में सीख गए हैं। अगर आप वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अंतिम उम्मीद देखेंगे तो सबसे पहले आपको अंतिम उम्मीद ही दिखेगा। अगर आपको अंतिम उम्मीद के बारे में नहीं पता है कि ये अंतिम उम्मीद क्या चल रहा है, तो अंतिम उम्मीद उन सभी बच्चा के लिए है जो अब तक मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं और बस एग्जाम से अभी 10-15 दिन पहले पढ़ के एग्जाम में पास करना चाहते हैं। तो उनके लिए बस ये अंतिम उम्मीद सीरीज चलाया जा रहा है। तो अगर आप वही छात्र हैं जो उनको मैथ से डर लगता है और कुछ समझ नहीं आता है, तो आप शुरू से अंतिम उम्मीद को फॉलो कर सकते हैं लेक्चर 1 से। ठीक है, तो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो सब वीडियो जाके देखिए, चाहे हम उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो जो लेक्चर 5 तक पूरा देख लिए हैं, अब आगे हम समझते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो हम लेक्चर 5 में पढ़ लिए थे उसका थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्या हम बताए थे। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम लोग सीख गए थे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है किस प्रकार का होता है बताइएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब हम ये समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। पिछला क्लास में हम आपको बताए थे क्या होता है, x माइनस x1 बटा में a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। अब इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ रहता है तो हमेशा 2 चीज ही पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, और हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इसको कोई भी बच्चा आसानी से टिक कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कैसे, ध्यान से समझिए। तो जब आपसे ये बोलेगा ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा क्वेश्चन में, और आपको सबसे पहला काम क्या बोलेगा, डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो ये हम पिछले क्लास में सीख चुके थे, क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन से डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हम पिछले क्लास में बताए थे। बताइए क्या होगा। ये जो नीचे होता है, ध्यान दीजिए, ये वाला A, B और C, तो ये जो नीचे होता है इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये बताइए कि ये समीकरण दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा, तो क्या हम इससे डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है भैया, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें बिना कुछ दिमाग लगाए हुए आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास करता है, तो पॉइंट पास करता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं पॉइंट पासेस थ्रू। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास करता है, जब पूछेगा क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो x1 जो है ना, x1, y1 और z1, तो इसी पॉइंट से ये इक्वेशन ऑफ लाइन पास करता है। तो इसका आंसर हम क्या बोल देंगे, x1, y1, z1। तो ये सब हम पिछला लेक्चर में सीख चुके थे। अब हम नया चीज सीखते हैं और समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में क्वेश्चन में आपसे बस यही पूछ सकता है। ठीक है, चाहे इसमें एक चीज और पूछ सकता है कि जैसे हम लेक्चर 5 में ही बताए थे कि अगर डायरेक्शन रेशियो अगर आपको दिया रहेगा तो क्या हम डायरेक्शन कोसाइन आसानी से निकाल सकते हैं। यस सर, निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो बोलेगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा और बोलेगा इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। क्या बताओ, डायरेक्शन कोसाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से तो डायरेक्शन रेशियो हमको निकालना आता है, और जब डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे तो क्या इसका डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाल सकते हैं, यस और नो। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तब फिर हम उस क्वेश्चन पर आएंगे। फिलहाल हम अभी बेसिक चलते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आता है और बेसिक क्वेश्चन साथ में करते चलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? क्या बोले? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका मतलब है तल का समीकरण। क्या है? तल का समीकरण। उसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे? लाइन मतलब रेखा, इक्वेशन मतलब समीकरण, तो रेखा का समीकरण। और इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब तल का समीकरण। ठीक है, तो तल का समीकरण क्या होता है? जैसे ये हम ध्यान रखे थे ना कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा होता है, तो इसमें दो चीज हमेशा पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सबसे पहला पूछा जाएगा डायरेक्शन रेशियो, दूसरा चीज किस पॉइंट से पास करता है। तो इससे आसान क्वेश्चन अब आपसे क्या ही पूछेगा? कुछ नहीं पूछ सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको याद रखना है, इस प्रकार से होता है। कैसे? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो आप फिलहाल याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है, मतलब तल का समीकरण जो होता है, इस प्रकार से होता है। अब ये तो सर हम समझ गए कि तल का जो समीकरण होता है इस प्रकार से होता है, लेकिन हम जान के क्या करेंगे? इससे क्वेश्चन कैसे आता है ये बताइए। तो अब हम समझते हैं कि इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखिए, आपको बोलेगा, हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। ठीक है ना, पहले इसका देखिए, इसमें आपको पूछेगा कि नॉर्मल का, इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बोलेगा। क्या बोलेगा? डायरेक्शन रेशियो। तो जब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन? इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या? नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो इसको हम बिना कुछ बनाए कैसे टिक करेंगे? देखिए, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछेगा, तो यहां पर ए बी सी यही हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो अब बताइए, क्या हम इस क्वेश्चन को याद रखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हम याद काहे रखें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपको समीकरण दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि डायरेक्शन रेशियो बताओ, किसका? नॉर्मल का। तो क्या हम इसका आंसर बता पाएंगे? अरे हाँ ना बोल भाई। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? हम अभी क्वेश्चन देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब हिंदी में इसका समझिए, नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब बताते हैं क्या होता है, अभिलंब का दिक् अनुपात। क्या बोलेगा? हिंदी में समझिए, इस तरह से कोई तल का समीकरण दे देगा और बोलेगा कि अभिलंब का दिक् अनुपात बताओ, अभिलंब का दिक् अनुपात। नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अभिलंब का दिक् अनुपात बोलेगा तो a, b, c हो जाएगा। ठीक, अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देते हैं, आप समझते चलिएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से लिखते चलिए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। ये 2023 का नहीं, ये क्वेश्चन है अपना सेंटअप एग्जाम का, और सेम क्वेश्चन 2023 में ही पूछा गया। वो क्वेश्चन भी अभी हम आपको दिखाते हैं। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 15 बराबर 0। तो आपको क्वेश्चन देख के ये तो पता चल गया होगा कि हमको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, किसका? नॉर्मल का। और इस प्लेन पर, ठीक है ना, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। अब हम ऑप्शन लिख देते हैं। तो ऑप्शन ए है अपने पास, सब बच्चा का सही होना चाहिए, 3, 4, 15। और ऑप्शन बी है अपने पास 2, 3, 4। ऑप्शन सी 2, 4, 15। और ऑप्शन डी है अपने पास 2, 3, 15। अब आप लोग बताइए कि जो हम सिखाए थे उससे ये क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? इसमें कुछ भी दिमाग लगाना है क्या? नहीं है। कैसे बनेगा? x के बगल में 2, y के बगल में 3, z के बगल में 4। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4।
तो क्या 2,3,4 इसका बसंती सही आंसर आसानी से हम टिक कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हम इसको टिक नहीं कर पाएंगे, आसानी से टिक कर देंगे सर। तो ये ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए इस जेड का कोई काम नहीं होता है, इस जेड का कोई काम नहीं होता है, इस जेड का कोई काम नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इस जेड का कोई काम नहीं है, एक्स के बगल में जो है वो पहला, वाई के जो बगल में वो बी और जेड के बगल में जो है सी, यही इसका डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल का। तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन देगा तो इसका डायरेक्शन रेशियो ये होता है नीचे वाला, और जब इक्वेशन ऑफ प्लेन दे देगा तो इसमें भी ये होता है, ए बी सी हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। तो अब इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्या हम आसानी से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आप बताइएगा। अब ये दो चीज क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा होता है, ये हम चीज समझ चुके हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि और जो अभी इसके आगे हम बताने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी तक जो हम समझे हैं और जैसे अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर टिक किए थे, सेम प्रकार से अभी जो हम आगे पढ़ाएंगे उसमें भी आप क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली इसी प्रकार से टिक कर पाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन आता है, या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, तो उतना आसान नहीं है। दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख सकता है, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और अभी वो सब क्वेश्चन हम करवाएंगे और क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन बनाइएगा, 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम आगे समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पर जो लाइन था, अब यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइंस कर देते हैं। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, आप जान गए हैं कि किस प्रकार का दिखता है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो समझिएगा क्वेश्चन क्या आएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, एक क्वेश्चन में दो गो इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा। क्या दे देगा, इक्वेशन ऑफ लाइन दो गो दे देगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे पहला लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइन 1, तो लाइन 1 का समीकरण मान लेते हैं। अभी समझते चलिए, अभी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछता है उसको डायरेक्ट टिक करना अभी हम सीखेंगे। अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लाइन 1 जो है अपने पास x माइनस x1 बटा a1 दिया हुआ है, बराबर y माइनस y1 बटा में b1 बराबर z माइनस z1 बटा में c1। तो जैसे ये लाइन 1 दिया है, इसी प्रकार से हम लाइन 2 मान लेते हैं, और क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है, और इससे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2। तो हम मान लिए कि इस प्रकार से दो इक्वेशन ऑफ लाइन कोई भी दिया हुआ है। तो अब ये हमको सर काहे बताए हैं, अब इसके आगे ध्यान से सुनिए। इसमें इक्वेशन ऑफ दो इक्वेशन ऑफ लाइन देके आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन क्या है और उसको डायरेक्ट टिक करना है। 3 क्वेश्चन में 2 ऐसा क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे टिक करना ये होगा, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन है उससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी आता है और आएगा और आता भी है, और 100% आपके एग्जाम में भी छपेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा यहां पर, ठीक है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है। अब देखिए, सबसे ये 2 इक्वेशन ऑफ लाइन देके आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू, यहां पर लिख देते हैं लाइन 1 परपेंडिकुलर टू। परपेंडिकुलर का मतलब सब बच्चा को आता है कि नहीं आता है। लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2। अब इसका मतलब पहले आप बताइए कि लाइन 1 जो है लाइन 2 के लंबवत है। क्या है, लंब है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा।
लाइन 1 लाइन 2 का क्या है, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछेगा इसका समीकरण क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कि लाइन 1 यहां पर है और लाइन 2 यहां पर है, तो हम इसको मान लेते हैं लाइन 1 और ये मान लेते हैं कि लाइन 2 है। तो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में ये कितना कोण है, 90 डिग्री कोण है। तो क्वेश्चन में दिल रहेगा कि लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2 है, तब इसका समीकरण आप याद रखिएगा कि A1 गुने A2, ध्यान दीजिए A1 गुना में A2 प्लस B1 गुना में B2 प्लस C1 गुना में C2 बराबर 0। तो आपको याद रखना है कि यहां पर इसमें इससे गुना करेंगे, A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये रहेगा और आपको ये टिक करना आना चाहिए। क्या हम इसको टिक कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। कैसे? क्वेश्चन क्या है, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 जो है एक दूसरे का क्या है, लंब है। और लंब रहता है तो हमको याद रखना है कि ये समीकरण ऐसा होता है, कोई बुराई नहीं है सर। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये आप चाहे तो यहां पर कॉपी में साथ साथ फोटो बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगा। तो लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब होता है। और क्या हिंदी में क्या कहेंगे, लंब, मतलब 90 डिग्री कोण है। अब हम ये समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाइन 1 अब यहां पर परपेंडिकुलर था, अब यहां पर बोल देगा पैरेलल, PARALLEL। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। अब आप लोग बताइए, जैसे ये मान लेते हैं लाइन 1 है और ये क्या है, लाइन 2, लाइन 1 और लाइन 2। तो अब देखिए जब साथ साथ चलता है, जैसे ये आप चल रहे हैं और आपका दोस्त आपके साथ रोड पर चल रहा है, ये आप चल रहे हैं, ये आपका दोस्त आपके साथ साथ आपके पैरेलल मतलब समांतर चल रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि आपके समांतर चल रहा है। तो जब लाइन 1 लाइन 2 के समांतर होता है और जब आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए। तब इसका समीकरण आपको बोलना है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है और ऑप्शन में आएगा तो ये आपको डायरेक्ट क्या करना है, टिक करना है। क्या टिक करना है, जब बोलेगा कि लाइन 1 लंब है लाइन 2 का, तो हम क्या बोलेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और ये जो क्वेश्चन है आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बिना कुछ कैलकुलेशन के। जब लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2 बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑप्शन में दिखेगा पैरेलल रहेगा तो ये टिक करेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा तो इसको टिक कर देंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। अब A1 A2 B1 B2 क्या है ये तो सबको पता है। लाइन इस तरह से दिया रहेगा तो क्या हम नीचे वाला नहीं समझ जाएंगे, ये A1 होता है, यहाँ B1 होता है, यहाँ C1 होता है, यहाँ A2 होता है, यहाँ B2 होता है, यहाँ C2 होता है, बस काम खत्म। तो 2 गो लाइन दिया रहेगा, वहां से हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 पहचानना आ जाएगा। तो क्या हम ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इस पर जो क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में, वो क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। एक साल में 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक साल में 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, सिर्फ पैरेलल पर। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा सर। तो तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और जो अभी बताएंगे उससे आप मान के चलिए कि 2 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है कि 2 नंबर में आएगा ही आएगा। सेंटअप एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जब आप सेंटअप एग्जाम का देखेंगे
तो यही क्वेश्चन है जो अभी हम बताएंगे। देखिए आपसे तीसरा चीज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो गो लाइन है, क्या है, दो गो लाइन है। मान लेते हैं पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, और बोलेगा कि इसके बीच में जो एंगल बना है ये कितना डिग्री का एंगल है ये बताओ। दो लाइन है, दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, मतलब दो समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण दिया है, और बोलेगा इसके बीच में कितना कोण बना है। तो क्या हम ये कोण का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। देखिए तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पर आपको लिखना है cos थीटा बराबर, क्या है, cos थीटा बराबर। अब cos थीटा का वैल्यू किससे निकलता है, तो देखिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, यहां पर लिखिए a1 a2, ये वाला चीज लिख रहा है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, इतना चीज लिखा गया। अब नीचे देखिए नीचे क्या लिखाएगा, तो नीचे आपको लिखना है, पहले लिखना है, देखिए ध्यान से, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का होल स्क्वायर। अब जैसे हम इसका लिखे a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट गुना। अब देखिए फॉर्मूला आपको देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो यही चीज आपको छोटा नजर आने लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी खाली देखने में बड़ा लग सकता है। अब क्या करेंगे, ये सब का स्क्वायर करके अंडर रूट, तो अंडर रूट के अंदर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है और इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। क्या याद रखना है, याद कीजिए cos थीटा बराबर a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2 अंडर रूट बटा में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहां पर पहले ये जो है ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, गुना का चिन्ह देके फिर अंडर रूट के अंदर क्या करना है, इसका इन तीनों का स्क्वायर कर देना है। तो मेन जो अपना काम है यही है, इक्वेशन ऑफ लाइन देख के a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो क्या हम इस दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा तो a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, हम आसानी से समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। तो अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तब आप एंगल निकाल पाएंगे इन दोनों के बीच। अब आप चाहें तो 2 नंबर वाला अगर क्वेश्चन आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला को इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे आप मैसेज को इग्नोर करते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ओम इग्नोराय नमः। अगर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है भैया जी। अब हम ये समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए इस पर क्वेश्चन पूछता कैसे है ये बताने से पहले एक चीज हम और सीख लेते हैं। क्या सीखते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर हम एक चीज और सीखते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको अच्छा से लिख लीजिए कॉपी में, फिर अभी आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है, ठीक है। देखिए ब्रेकिंग न्यूज है एकदम, देखिए क्या है कि जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन दो वो दिया हुआ था, सेम प्रकार से मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ दो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। अब सेम फॉर्मूला जो है ये प्लेन के लिए हो जाता है, तो आपको अलग से इसका और प्लेन के अलग से रटने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ध्यान से और खुश हो जाइए। क्या है, पहले आप ये बताइए कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा होता है। तो आपको अभी हम बताए थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा होता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। तो हम मान लेते हैं कि ये प्लेन 1 का इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये प्लेन 1 है, इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि प्लेन 2 दिया हुआ है। तो प्लेन 2 का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0।
अब देखिए सेम क्वेश्चन, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन पूछा था। सेम प्रकार से जब दो गो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको दे देगा और पूछेगा कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, क्या? a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2 बराबर 0। अब बोल देगा क्वेश्चन कि ये प्लेन और ये प्लेन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है मतलब समांतर है, तो समांतर के लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हम पहचान सकते हैं क्वेश्चन देख के कि नहीं पहचान सकते हैं? आप पहले ये बताइए। आसानी से पहचान लेंगे, कोई बुराई नहीं है सर। अभी अगर आपको समस्या हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, और देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पर नहीं भी तो अभी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो कि डायरेक्टली बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। और 2024 के एग्जाम में हम लिखित गारंटी दे सकते हैं कि पूछेगा ही पूछेगा। तो 100% इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम पेपर आपको इग्नोर आसानी से कर देगा। तो जो ये 3 फॉर्मूला इसके लिए होता है, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, तो 2 तल का समीकरण मतलब 2 प्लेन का समीकरण के लिए भी यही तीनों फॉर्मूला होता है। क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस और नो? तो अब बताइए, क्या हम ये दोनों फॉर्मूला लिख लेंगे? इसके नीचे भी आपको यही 3 फॉर्मूला लिखना है, और ये आप खुद लिखिएगा, ठीक है? अभी लिखना है भैया, तो पहला यहां पर लिखिए, फिर दूसरा और तीसरा, ये तीनों आपको अभी लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है? वीडियो को अभी रोकिए और पहले जैसे ये तीनों हम लिखे थे इसके नीचे, सेम प्रकार से इसके नीचे ये तीनों लिखना है। अब देखिए ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, तब जाके आपको याद होगा और एग्जाम में आप लिख पाएंगे, कोई शक वाली बात नहीं है सर। अब हम ये समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है? क्या बोले? इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। और इस पर देखिए सामने आपको दिख रहा होगा 27 नंबर क्वेश्चन, 27 बोले 28 नंबर और 26 नंबर, 2 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है यही दोनों पर आधारित है। दोनों ई समांतर दिया है नहीं, एक में ये एंगल पूछा है और दूसरा में लंब के लिए पूछा है ये, और ऑब्जेक्टिव में इस पर 2 क्वेश्चन आया है। मतलब समझिए 2 नंबर, 4 नंबर और 3, 4 3 7 नंबर। तो 7 नंबर तो यहां से फ्री में आ गया है। और एक और क्वेश्चन आया था कि लाइन प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो इसका हम डायरेक्शन रेशियो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं सर आसानी से। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझ लीजिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अब इसको हम मिटाने से पहले, चाहे छोड़िए, पहले उसको हम बाद में सीखेंगे, ठीक है? इसको हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे का हम सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है? अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो फिर से हम ये फॉर्मूला लिख देंगे, जिससे कि अगर आप भूल भी गए होंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। तो हम अभी ऑब्जेक्टिव ऊपर बोर्ड पर लिखने वाले हैं, आपको क्या करना है कि खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं और मिलते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अभी हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, जो हम पढ़ाए थे उसी पर ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप लोग बताइए और खुद से ट्राई कीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन 1 साल में ही पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले ये समझते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम वाला छात्र हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब दिक अनुपात बोल रहा है, दिक अनुपात नॉर्मल का प्लेन का, मतलब द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बताना है। ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो बताना है। तो डायरेक्शन रेशियो हमको बताने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है?
x के बगल में 7 है तो 7, तो यहाँ पर 7, कॉमा y के बगल में क्या है 4 है तो 4, और z के बगल में यहाँ 2 नहीं है, -2 है, तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप चेक कीजिए, तो 7, 4, -2, तो आपका आंसर हो जाएगा अनीता, इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम अपना मन से कुछ भी हल्का हल्का करवा देते हैं और एग्जाम में भारी क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा नहीं है भैया। एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इफ द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइन। देखिए अब यहां पर लाइन के बारे में हम सीखे थे, दो पैरेलल लाइन, मतलब दो गो पैरेलल लाइन का क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो पहला डायरेक्शन रेशियो क्या है ये, और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये दिया है, तो x का वैल्यू हमको निकालना है। अब हम बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो लाइन का क्या होता है, तो नीचे जो लिखा होता है A1 B1 C1, तो ये डायरेक्शन रेशियो का लाइन 1 का, A2 B2 C2 क्या था, डायरेक्शन रेशियो लाइन 2 का। अब देखिए कि यहां पर A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू दे दिया है और बोला है कि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब पैरेलल बोलता है तो पैरेलल नाम सुन के ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्या ये सब चीजें हमको समझ में आती है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन में A1 B1 देखिए दे दिया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टू पैरेलल लाइन, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 का, डायरेक्शन रेशियो लाइन 2 का। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया है तो हम यहां लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू हो गया 5 और C1 का वैल्यू हो गया अपने पास 8। इसी तरह से यहां से बताइए, यहां से हो जाएगा A2 का वैल्यू 4, B2 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 10 और C2 का वैल्यू यहां से हो जाएगा x। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि टू लाइंस आर पैरेलल देन द डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ये भी टिक करना पड़ सकता है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और नहीं पढ़ के जाने के वजह से हल्का क्वेश्चन भी बच्चा छोड़ के आ जाता है एग्जाम में, चाहे गलती करता है। तो इस प्रकार का गलती आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं। तो A1 का वैल्यू अपने पास दिया है 2 और E2 का वैल्यू 4, ठीक है, तो 2 बटा 4। B1 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू कितना है 10, तो 5 बटा 10 बराबर C1 का वैल्यू 8, C2 का वैल्यू x। अब देखिए ये क्वेश्चन में यहां पर पैरेलल बोला था तो इसीलिए पैरेलल नाम सुन के हम ये फॉर्मूला लगा दें। अब परपेंडिकुलर बोलता तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला क्या होता है, A1 गुने A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0। तो सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर पर भी आया है, वो क्वेश्चन भी अभी हम देखने वाले हैं। पहले इसको करते हैं सॉल्व। तो अब देखिए यहां पर जो कटने वाला उसको काट देते हैं, तो 2 दूनी 4, 5 दूना 10, तो अब कट यहाँ 5 यहाँ 2 बार में कटेगा। तो अब देखिए यहां पर कटने के बाद क्या बचा, यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो हम यहाँ पर एक ही 1/2 लिखेंगे, जैसे 1/2 और फिर 1/2, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, काहे कि यहाँ सेम चीज आ गया, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 8/x। अब हम इसको बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8x में 1 से गुना होगा तो x बराबर 8 में 2 से गुना होगा तो 8 दूना 16। तो x का ही अपने पास वैल्यू पूछा था क्वेश्चन में। तो यहां पर देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। तो आप ध्यान देंगे तो यहां पर इसका डॉली सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। इस प्रकार से आपको सेम क्वेश्चन है यहां पर ये करना है, ठीक है। अब एक ही साल में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम में है। तो अब देखिए डायरेक्शन रेशियो दिया है, किसका, पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये बोल दिया है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन सुन के ही हम क्या कर देंगे, यहां पर लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2।
अब देखिए A1 का वैल्यू A, B1 का वैल्यू B, C1 का वैल्यू C, मतलब लाइन 1 का डायरेक्शन रेशियो। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, A1 का वैल्यू A दिया है, B1 का वैल्यू B के बराबर और C1 का वैल्यू C के बराबर। यहाँ देखिए A2 का वैल्यू किसके बराबर, X के बराबर, B2 का वैल्यू Y के बराबर और C2 का वैल्यू Z के बराबर, और हमको निकालना है BZ का वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट इसको कर लेंगे 2/4, 5/10, 8/x, डायरेक्ट ये लिखेंगे। ये फॉर्मूला अभी हम सीखे हैं, इसीलिए एक एक लाइन करते चल रहे हैं। एग्जाम में तो डायरेक्ट करेंगे ना, ये बटा ये बटा ये बटा ये, और बीजेड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम पुट करते हैं ये वैल्यू इसमें। तो देखिए A1 का वैल्यू अपने पास है A और A2 का वैल्यू है X, ठीक है। B1 का वैल्यू है B और B2 का वैल्यू है अपने पास Y, ठीक है। और C1 का वैल्यू C और C2 का वैल्यू Z। अब देखिए हमको जो निकालना है, इसमें 3 गो है, तो किसी 2 को हमको एक बार में सॉल्व करना होता है। इसका क्या मतलब है कि जैसे देखिए आप सॉल्व करेंगे तो या तो इन दोनों को एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और अब ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को चाहे इन दोनों को। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसको सॉल्व करना है कि इन दोनों को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमको किसका वैल्यू निकालना, बीजेड का। तो अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो बीजेड का वैल्यू निकलेगा, मतलब हमको पता चलेगा कि इसको हमको बनाना है। तो बी में जेड से गुना करेंगे तो बीजेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो CY। तो यहां से हमको पता चल गया कि बीजेड का वैल्यू किसके बराबर है, CY के बराबर। तो यहां पर CY ऑप्शन C में दिया है। तो इस प्रकार से चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं और आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन था, पैरेलल लाइन के जगह पर क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देते हैं परपेंडिकुलर लाइन। क्या, परपेंडिकुलर लाइन। देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज करता है, सेम क्वेश्चन है और एक ही फॉर्मूला पर बन रहा है, कोई अलग अलग तो फॉर्मूला है नहीं सर। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स। अब परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, 4,2,3 और दूसरा लाइन का दिया है 5,8,x, और बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ x। अब बताइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, और ऑप्शन भी हम सही कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन अपने पास दिया है 12 और दूसरा ऑप्शन दिया है -12 और ऑप्शन सी दिया है 8, तो ये भी 8 है, और ऑप्शन डी में दिया है -8। तो अब आप लोग खुद से बनाइए और देखिए कि इसका कौन सा आंसर आपका आता है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के लिए तो हम सीख गए हैं, ये ऐसे करते हैं। अब परपेंडिकुलर लाइन बोल दिया है, तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है, अभी हम फार्मूला बताए थे। तो आप क्या कीजिए कि पहले फार्मूला देखिए और फार्मूला देख के आप बनाने का कोशिश कीजिए इसको। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू देखते हैं। पहले ये बताइए कि परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर लाइन का। तो हम जानते हैं A1 A2 प्लस B1 गुने B2 प्लस C1 गुने C2 बराबर 0 होता है। किसका, परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए A1 का वैल्यू यहां पर दे दिया है 4, ठीक है, और B1 का वैल्यू दिया है अपने पास 2 और C1 का वैल्यू दिया है 3, ठीक है। अब देखिए A2 का वैल्यू है 5, B2 का वैल्यू दिया है 8 और C2 का वैल्यू है x, और यही अपने को x निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन सब का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब देखिए शुरू में हम कर रहे हैं ना, इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं और अलग अलग ऐसे लिख रहे हैं। अगर हमको एग्जाम में बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 4 में 5 से गुना कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस 2 में 8 से गुना करेंगे, प्लस 3 में 8 से गुना करेंगे और बराबर 0 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम इस फॉर्मूला में आप पुट करके भी ला सकते हैं। तो देखिए A1 का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू 5, ठीक है, प्लस B1 का वैल्यू 2,
B2 का वैल्यू 8 प्लस C1 का वैल्यू 3 और C2 का वैल्यू x बराबर 0। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, 4 में 5 से गुना करते तो 4 गुने 5 प्लस 2 में 8 से गुना करेंगे तो 2 गुने 8 प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4 पचे 20 प्लस 8 दूना 16 प्लस 3x बराबर 0। अब देखिए 20 और 10 30 और 6 36, तो यहाँ पर 36 बराबर -3x। अब देखिए 3 12 3 36, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -12 आ गया। तो x का वैल्यू -12 देखिए, तो बसंती इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आता है। चाहे कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड करता है और हमेशा ट्रेंडिंग में ही ये क्वेश्चन रहता है। अब इस पर एक क्वेश्चन जो आया था 2 नंबर में भी पूछा गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, उसको कैसे करेंगे सॉल्व और क्वेश्चन कैसे आया था। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, आप क्या कीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछा गया था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो हम कॉन्सेप्ट समझे थे सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है कि k का वैल्यू निकालना है। अब एक इक्वेशन ऑफ प्लेन ये दिया है, मतलब तल का समीकरण एक ये दिया है और दूसरा तल का समीकरण ये दिया है, और बोल रहा है ये दोनों तल जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब दो प्लेन का इक्वेशन क्या हो, ये प्लेन का एक इक्वेशन ये है और दूसरा प्लेन का इक्वेशन ये है, और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब दो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, चाहे दो लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है बताइए, a1 गुने a2 प्लस b1 गुने b2 प्लस c1 गुने c2 बराबर 0। अब हम परपेंडिकुलर बोल दिया तो ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ गया। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो ये सब बच्चा को निकालना आता है। कैसे निकालते हैं देखिए, तो लाइन प्लेन 1 जो दिया है, प्लेन 1 से a1 का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा, यहां से x के बगल में जो है वो a1 का वैल्यू हो जाएगा, तो k+1। अब b1 का वैल्यू देखिए, तो b1 का वैल्यू y के बगल में कुछ नहीं है, क्या है, -1 है, तो हम यहां पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब y के बगल में क्या हो गया, -1, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलती हो सकता है। और c1 का वैल्यू क्या है, 2 - k। ठीक है सर, इसी तरह से इससे प्लेन 2 से निकालेंगे a2 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 2। अब b2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो 6, और c2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या, z के बगल में क्या है, 1 है, क्या है, -1। तो अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का हमको वैल्यू पता चल गया है। अब इस 6 वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हमको कोई बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है ना, इसमें अब पुट कर देते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या है, k+1 है सर जी। a2 का वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस b1 का वैल्यू -1, तो माइनस जब रहेगा ना तो इसको इस तरफ ब्रैकेट में लिखना है। अब b2 का वैल्यू आ गया 6 प्लस c1 का वैल्यू 2 - k और c2 का वैल्यू -1। तो जब माइनस में रहेगा तो हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहां पर देखिए कि ये अलग है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम बना लेते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल है, काफी आसान है सर। तो अब देखिए 2 को इससे हम गुना करें, अब खाली हम सॉल्व करें। 2k + 2 बराबर 6 में -1 से गुना होगा तो -6। अब देखिए यहां पर 2 -1 में 2 से गुना होगा तो यहां पर हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस k बराबर 0। अब इसको हम बनाते हैं तो 2k + k, तो यहां पर आ जाएगा 3k। अब -2 + 2 कट जाएगा, -6 बराबर 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 3k बराबर इधर +6 तो 3 दूना 6, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अरे हाँ ना बोल भाई। तो क्या इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हम आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग बताइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछता है भाई, कितना में, 2 नंबर में पूछा जाता है।
तो क्या ये बहुत भारी चीज है? नहीं है सर, एकदम आसान चीज है। तो अब इस प्रकार से आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम ये परपेंडिकुलर, पैरेलल रहेगा और इक्वेशन ऑफ लाइन रहे चाहे इक्वेशन ऑफ प्लेन रहे, तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि एंगल कैसे निकालना है, क्या निकालना है, कोण कैसे निकालेंगे। कोण कैसे निकालना है? दो लाइन के बीच का कोण। तो cos थीटा का जो हम फॉर्मूला बताए थे उस पर बेसिकली हमको क्वेश्चन करना है। तो आप क्या कीजिए, ये सब तो आप समझ गए होंगे, आप समझ पा रहे हैं ना, तो वीडियो को अभी जल्दी से कर दीजिए लाइक। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए कि हम क्वेश्चन लिखते हैं और आप साथ साथ पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, अगर cos थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो a1 a2 तो आप पहचान सकते हैं ना, तो आप a1 a2 कौन है वो पहचानिएगा। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन लिखते चलिए, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, और आप ध्यान दीजिएगा कि जितना क्वेश्चन है सेंटर पेपर का अच्छा से याद होना चाहिए। रटना है रट लीजिए, याद करना है याद कर लीजिए, समझना है समझ लीजिए, लेकिन ये आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, अब दो लाइन का समीकरण दे दिया है। तो देखिए इस तरह से दिया है, आप खुद से ट्राई कीजिए। x+2 बटा में -1 बराबर y+3 बटा 1 बराबर z-7 बटा 0 एंड, और दूसरा लाइन का समीकरण दिया अपने पास x/1 बराबर y-2 बटा -2 बराबर z/1। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है ना, और आपसे आसानी से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं, काहे कि पहले दो समीकरण दिया रहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहता है, रेखा का समीकरण दो दिया है, तो उससे हम यहां से बताइए जो नीचे रहता है यही तो a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और ये a2 b2 c2 ये पहले निकालेंगे। तो पहले a1 निकालते हैं, तो a1 का वैल्यू हो गया कितना? -1। अब पूछेगा b1 का वैल्यू, तो b1 का वैल्यू कितना है? 1 है सर। और c1 का वैल्यू कितना है? 0। इसी तरह से a2 का वैल्यू है अपने पास 1, b2 का वैल्यू है अपने पास -2 और c2 का वैल्यू कितना है? 1। चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू है, फिर आगे हम करेंगे सॉल्व। तो 1 -1 1 0 1 -2 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच कितना कोण है ये बताना है। तो हम आपको बताए थे कि ये दो लाइन है और इसके बीच में कितना कोण बन रहा है ये हमको बताना है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 से कम वाला कोण कितना बनेगा। ठीक है ना, अभी इसका मतलब हम समझाते हैं कि एक्यूट एंगल क्या है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो पहले ये बताइए कि cos थीटा का जो हम फॉर्मूला बताए थे, ध्यान से याद कीजिए, नहीं आता है तो क्या हम बताए थे, बताइए थोड़ा सा, आप देख के ही बताइए। ठीक है ना, देख के देखिए कॉपी में क्या है, a1 गुने a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, ऊपर में तो यही है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब नीचे बताइए कि नीचे क्या लिखाएगा। तो नीचे पहले लिखाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। ठीक है सर, गुना, अब इसी तरह से लाइन 2 के लिए लिखते हैं, तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो cos थीटा निकालने का फॉर्मूला हम पहले ही आपको बताए थे, ये फॉर्मूला होता है। अब सिंपल है, इसमें ये सब वैल्यू को पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुटिंग एंड गेटिंग आंसर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो a1 के जगह पर क्या पुट करना है? -1, a2 के जगह 1 प्लस b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -2 प्लस c1 का वैल्यू 0 और c2 का वैल्यू 1। अब नीचे देखिए, नीचे में क्या करना है, इन तीनों का होल स्क्वायर करके जोड़ना है। तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर।
तो ये जैसे किए इस तरह से इसका भी करना है। सिंपल हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ a2 का वैल्यू डालेंगे, तो a2 का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b2 का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस c2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व और आ जाएगा अपना आंसर। काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है सर। तो 1 में -1 से गुना होगा तो -1, -2 में इससे गुना होगा तो 1 में तो -2, ठीक है। और ये तो पूरा 0 ही है। अब नीचे ध्यान दीजिए, तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, गुना में 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो अब बताइए कि यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, तो -1 -2 क्या होता है -3, और नीचे देखिए √1 का 1 2 √2 गुना अंडर रूट के अंदर 4 1 5 1 6, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको काट लेंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू है -3 अब बटा में √2 गुना, अब देखिए कि 6 जो नीचे था 6 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 गुने 3, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बताइए, cos थीटा बराबर -3 बटा √2 गुना √2 गुना √3, कोई समस्या नहीं है सर। अब यहाँ पर क्या कटेगा, ये √3 नीचे है, इससे कटेगा तो ऊपर √3 हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा -√3 अब बटा, इन दोनों को एक रूट में हम कर सकते हैं, रूट के अंदर 2 दूना 4, तो ये अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अच्छा ये 4 का है लिखे हैं, देखिए √2 गुने √2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि cos थीटा का वैल्यू -3 बटा 2 आ गया। अब लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नहीं हमको बताना है, काहे कि क्वेश्चन में क्या बोला, एक्यूट एंगल बोला है। तो आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगाने के बाद लास्ट में अगर माइनस रहेगा ना, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा कि इसका मोड लगा दीजिए। क्या करिए, मोड लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी एंगल वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो इसमें मोड होता है। तो हम पहले मोड इसीलिए नहीं लगाए थे, काहे कि फिर आपको लगेगा ये मोड क्या है। तो अब लास्ट में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तब मोड लगाएंगे। अब मोड का मतलब यहाँ पर देखिए हम समझते हैं क्या होता है। तो मोड का मतलब होता है कि मोड के अंदर अगर माइनस भी है ना, तो मोड क्या करता है, माइनस को खा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, √3 बटा 2 लिख सकते हैं। माइनस कहाँ गया, मोड खा गया, ठीक है ना। तो मोड का काम ही होता है माइनस को हटाना। अब देखिए ये cos थीटा का वैल्यू √3 बटा 2 है, लेकिन अब देखिए हमको तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो √3 बटा 2 के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 30 डिग्री। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 बटा 2 होता है सर। अब देखिए ये cos बाहर वाला सेम है, तो ये जो अंदर है अंदर वाला बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ पर माइनस इसीलिए लगाए थे कि अगर यहाँ माइनस रहेगा तो ये जो होगा 90 से बड़ा कोण आ जाएगा। यहाँ अगर -√3 बटा 2 रहेगा तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको एक्यूट बोला है, एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा। तो ये कोण जो आया है, क्या ये 90 से छोटा है, यस सर। तो यही कोण हमसे पूछा गया था एक क्वेश्चन में। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है एग्जाम में हमेशा पूछता है और हर साल पूछता है। तो ये हम समझ गए हैं, और जितना क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, सबसे पहले क्या करना है, इन सब क्वेश्चन को खुद से कॉपी में लिखना है और दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन को। उसके बाद आप चाहें तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 3D का जितना क्वेश्चन आज तक आया है वो सब का आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आसानी से आपसे सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। या आपके पास अंग्रेजी माध्यम का होंगे तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो क्वेश्चन बैंक से आप वहां पर क्वेश्चन बनाइएगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा जो भी हम पढ़ाए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए ये सब तो समझ गए कि डायरेक्टली टिक करने वाला रहता है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है।
अब हम समझते हैं, अभी जो हम समझे थे वो क्या था, दो लाइन के लिए था चाहे दो प्लेन के लिए था। अब एक चीज हम और समझेंगे 3D चैप्टर में, इसके बाद भी एक चीज और होता है लेकिन हम उसको नहीं सीखेंगे। क्या करते हैं, इसके बाद भी और चीज होता है लेकिन 3D में हम उसको अब नहीं सीखेंगे। काहे नहीं सीखेंगे सर? काहे कि देखिए इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, और भी है लेकिन वो हम नहीं सीखेंगे। काहे कि उसमें कैलकुलेशन भी है और थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन भी और बड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो हम वो भी सिखा देंगे। अब डायरेक्ट टिक करने का बात है तो आप इसी सब टॉपिक का डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक और टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहले एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इससे पहले जो हम टॉपिक सीखे थे उसमें क्या था, ध्यान दीजिएगा। जो इससे पहले हम सीखे थे उसमें क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन को हम अलग सीखे थे, इक्वेशन ऑफ प्लेन को अलग सीखे थे। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अलग सीखे थे, इधर बताए थे इक्वेशन ऑफ लाइन, इधर बताए थे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो चाहे दो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हो तो हमेशा क्या होता है, उसका फॉर्मूला सेम होता है। लंब का भी सेम होता है, पैरेलल का भी, परपेंडिकुलर का भी सेम होता है, पैरेलल का भी सेम होता है, और एंगल निकालने का cos थीटा का भी सेम ही फॉर्मूला होता है। लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या है? चेंज हो गया है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है, हम मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है अपने पास, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। क्या दिया है? x माइनस x1 बटा में a1 बराबर, इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही होता है, y माइनस y1 बटा b1 बराबर z माइनस z1 बटा c1। ठीक है सर। अब यहां पर देखिए दूसरा जो है, यहां पर दिया है इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हम मान लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बराबर 0। अब देखिए यहां पर एक लाइन का समीकरण दिया है और एक प्लेन का समीकरण दिया है। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन का समीकरण दिया हुआ है, एक प्लेन का समीकरण दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये मैक्सिमम लोग इसमें गलती करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जो अभी तक हम सीखे थे उसमें दो या तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था या दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ था। अभी क्या है, एक लाइन का इक्वेशन, एक प्लेन का इक्वेशन। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए कि जब एक लाइन का इक्वेशन और एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा पूछेगा कि ये जो लाइन है, लाइन परपेंडिकुलर है किसका? प्लेन का। वहां पर क्या था, लाइन 1 लाइन 2 परपेंडिकुलर था। यहां पर क्या है, ये लाइन और ये प्लेन क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो लाइन और प्लेन क्या है, जब परपेंडिकुलर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है a1 बटा a2। अब a1 क्या है, इसका a1 b1 c1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो, a2 b2 c2 क्या है, इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो होता था जब दो जो पहले पढ़े थे उसमें, ये वाला जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था? पैरेलल के लिए था, समांतर के लिए ये फॉर्मूला था। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर रहेगा तब समांतर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जब समांतर बोलेगा मतलब लाइन पैरेलल टू प्लेन, लाइन पैरेलल होगा किसका? प्लेन का। तो जब पैरेलल रहेगा ना, तो पैरेलल रहेगा तो हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a1 गुने a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? तीसरा क्वेश्चन पूछता है cos थीटा, जो हम सीखे थे। इसमें जब एक लाइन का इक्वेशन, एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो यहां पर एंगल निकालने के लिए साइन थीटा होता है। यहां क्या होता है? साइन थीटा।
उसमें क्या था, cos थीटा था, इसमें क्या होता है, sin थीटा होता है। कब, जब एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हो, ठीक है। तो इसमें sin थीटा का फॉर्मूला सेम हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसका डायरेक्शन रेशियो का होल स्क्वायर प्लस करके a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। इसी तरह से इसका डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर, इसका मतलब a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगर एक इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा, बोलेगा पैरेलल बोलेगा तो ये टिक करेंगे, अगर पैरेलल बोलेगा तो ये टिक करेंगे, परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये टिक करेंगे। याद रखिएगा कि जब दो इक्वेशन ऑफ लाइन रहता है या दो प्लेन का इक्वेशन रहता है तब सेम फार्मूला होता है, लेकिन जब इक्वेशन ऑफ लाइन एक रहेगा और एक इक्वेशन ऑफ प्लेन रहेगा, मतलब अलग अलग दोनों रहेगा, तब इसका फार्मूला क्या होता है, बदल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है और इसमें साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है एकदम से? यस सर। तो अब हम अगला क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे, और डिफरेंशिएशन से डर लगता है ना, तो डरिए नहीं, इतना बेसिक से सीखेंगे ना जो हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और जो टिक करने वाला क्वेश्चन होगा ना डायरेक्ट, वो सब आप आसानी से टिक कर पाएंगे। क्या है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही आपका जान बचा सकता है, ठीक है। और काफ़ी आसान उसका क्वेश्चन होता है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है।